जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। आज हम बात करेंगे अर्धसैनिक बलों के बारे में, खास करके सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि सरकार अपने देश के सैनिक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाती है और आप ये देख ही रहे हैं कि पुरानी पेंशन अभी तक अर्धसैनिक बलों को नहीं मिला है, जो कि सबसे पहला अधिकार अर्धसैनिक बलों का ही है, जिसमें CISF है, BSF है, असम राइफल्स है और भी तरह के जवान उसमें हैं। तो इन सभी जवानों को पहला हक है, पुरानी पेंशन बहाली हो जाना चाहिए था और सरकार को कम से कम इनके खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं करनी चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे अर्धसैनिक बल मिलकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं लगातार। अभी कुछ दिन पहले रिव्यू पिटीशन भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहुत इतना पेचीदा कर दिया गया है कि लगातार सरकार चाहती ही नहीं कि इनको पुरानी पेंशन मिले, यानी अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन मिले, जबकि हम बहुत पहले ही वीडियो से ये बना रहे हैं कि अर्धसैनिक बलों का सबसे पहला अधिकार इसलिए भी बन जाता है क्योंकि देश के आंतरिक सुरक्षा तो करते ही हैं, साथ साथ बाहरी सुरक्षा भी करते हैं। देश के बॉर्डर पर हमेशा जान गंवाने का डर होता है और उस पर भी वो खड़े रहते हैं 24 घंटे। विषम परिस्थिति में भी वो काम करते हैं, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, जब चुनाव का मुद्दा चल रहा हो, देश में अशांति फैल गई हो, तो हर केस में अर्धसैनिक बल ही देश के काम आता है। और जब उनके लिए इतना कुछ हो रहा है तो देश को भी प्रतिफल के रूप में उनको पुरानी पेंशन दे देनी चाहिए, जो कि सरकार अभी तक तो नहीं सीना चौड़ा करके दिखा पाई है और सरकार उल्टा इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। अब ये लोग भी न्याय के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। लगातार न्यायालय के तरफ से ये भी आ रहा है कि इनको अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाल कर दिया जाए। देश के सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल हैं, ये संघ के सशस्त्र बल हैं। इन सारी चीज़ लेटर में भी लिखा हुआ है और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले भी ये सुना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस चीज़ के जिक्र हुआ है इसके बारे में। और आपको बता दें, आने वाले दिनों में ये ज़रूर फैसला आएगा कि पुरानी पेंशन इनको दे देना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार हमेशा पीछे हट जा रही है। इसके अलावा IPS अधिकारी का भी इनमें डायरेक्ट इनका ज्वाइनिंग कर दिया जाता है, तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि इनके कैडर के अंदर वैसे लोगों को अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वहाँ पर होना चाहिए जो उनके कैडर के अंदर से बने हों, ताकि उनको अंदरूनी हर चीज़ पता हो। लेकिन जो लोग UPSC क्वालिफाई करते हैं, IPS बनते हैं, वो डायरेक्ट इनके ऊपर अधिकारी बनकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो जनरली आपको पता होगा आजकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से लोग जाते हैं या फिर जनरल कंपटीशन करके जाते हैं, तो वो सेना के बारे में उनको पता डिटेल नहीं होता है। फिर ये इंडिया में कैसा रूल बना है कि उनको डायरेक्ट उनका अधिकारी बना दिया जाता है, उस विभाग का अधिकारी बना दिया जाता है। इंडियन रेलवे में भी ऐसा ही है। UPSC क्वालिफाई करने के बाद कई ऐसे पोस्ट हैं जिन पर डायरेक्ट UPSC को बैठा दिया जाता है, जबकि होना ये चाहिए कि जो विभाग में वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनको उस विभाग के बारे में ज़्यादा पता होता है, नॉलेज होता है। अगर अंदरूनी ही एग्ज़ाम ले लिया जाए उस विभाग के द्वारा, तो हमको लगता है कि बाहर से UPSC जो क्वालिफाई करते हैं उससे ज़्यादा बेटर होगा कि उनके विभाग वाला काम करके देगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका काम में निखार तभी आएगा जब उस विभाग के बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रहा है। अर्धसैनिक बल में भी अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो UPSC के द्वारा हो जा रहा है। ये भी एक मामला है। ग्रेड पे का भी मामला अटका पड़ा है कि अधिकारियों का जो सर्विस है, एक ग्रुप का सर्विस है, वो मिलने में दिक्कत हो रहा है। इससे पहले न्यायालय में भी बता दिया गया था कि इनको 4-5 सूत्री मांग थी और उसमें से ये भी था कि ए लेवल के जो अधिकारी हैं उनका पदोन्नति हो और उनका पे स्ट्रक्चर अलग हो, इस टाइप से कुछ सिस्टम था उसमें, न्यायालय के द्वारा बता दिया गया था, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। 6ठा वेतन आयोग में भी ये बताया गया था, ऑर्डर दे दिया गया था, लेकिन 7वां वेतन आयोग भी पार हो गया। अब 8वां वेतन आयोग इस बार लगा हुआ है
और अभी 8वां वेतन आयोग पर भी देश भर के तमाम यूनियन संगठनों ने अपना अपना टर्म ऑफ प्रेफरेंस सरकार को जमा किया और सरकार ने भी एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया और सबके समक्ष पेश किया। लेकिन अभी फिर से शिव गोपाल मिश्रा NCJCM के अध्यक्ष हैं, सब मिलकर एक कॉमन मेमोरेंडम बनाया जा रहा है और जितने भी यूनियन संगठन हैं सबका एक कॉमन मेमोरेंडम बनेगा ताकि एक ड्राफ्ट तैयार होगा, फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा जो कि 8वां वेतन आयोग के पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा। और ये होना भी चाहिए क्योंकि डिफरेंट जो विभाग है सबका कुछ न कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं। जैसे पुरानी पेंशन सभी विभाग को चाहिए, 8वां वेतन आयोग में सभी विभागों में वेतन समानता की बात है। ऐसा ना हो कि लेवल 1 के कर्मचारी को वेतन बहुत कम मिले, लेवल 18 के कर्मचारियों का वेतन बहुत ज़्यादा मिले, तो इसमें भी ज़्यादा असमानता ना हो, एक समरूपता हो। हाँ, ये उनके कार्य के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा गैप हो जाने से भी एक असंतोष की भावना पैदा होती है सरकारी कर्मचारियों में और इसका आउटपुट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो इसे भी देखा जा रहा है कॉमन ड्राफ्ट में ये भी। और फैमिली यूनिट को 3 से 5 यूनिट करने की बात कही जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली का भी मुद्दा लगातार मांग किया जा रहा है 8वां वेतन आयोग में। फिलहाल हम तो यही बात बोलेंगे कि अर्धसैनिक बलों को सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाली कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है, सारा चीज़ आपको बता ही दिए कि बहुत ही विषम परिस्थिति में काम करते हैं, सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनको शहीदी का दर्जा नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसको सरकार को देखने की ज़रूरत है। यूनियन संगठन भी लगा हुआ है लेकिन सरकार बार बार अनदेखा कर दे रही है। कई संगठनों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी बताया जा रहा है कि 2.86, 3.25 इस टाइप से चर्चा चल रही है। मंजीत सिंह पटेल भी उस कॉमन मेमोरेंडम में शामिल होने की बात बोले हैं। उनका कहना है कि दिल्ली जिसे ऑटोनोमस बॉडी हो, जहां पर केंद्र शासित प्रदेश है, उनका भी वेतन उसी समान होना चाहिए जिस तरह से केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन होता है, और राज्य स्टेट के भी कर्मचारियों का जो वेतन का पैटर्न है वो लगभग सबका सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को 25,000 महीना मिल रहा है शिक्षक को और किसी को वही शिक्षक सेम क्लास में पढ़ाते हैं, सेम स्कूल या अलग अलग स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उतना ही पढ़ाई के लिए उनको कहीं पर 75,000 में महीना मिलता है। तो ये काफ़ी डिफरेंस है, 50-50 हज़ार का डिफरेंस हो जाता है सेम क्लास के लिए। हाँ, क्वालिटी होना चाहिए, ये ज़रूर है, लेकिन ये कैटेगरी जो होता है सेम क्लास में जब स्टडी आप करवाते हैं तो उसके लिए समान वेतन का प्रयोजन होना चाहिए हमारे देश के अंदर। और पूरे देश में एक पेंशन सिस्टम होना चाहिए। हमारे देश में अभी कम से कम 5-6 तरह का पेंशन सिस्टम चल रहा है। यूपीएस चल रहा है, एनपीएस चल रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम चल रहा है, इसके अलावा वन रैंक वन पेंशन चल रहा है। तो इतने सादे डिफरेंट तरह के पेंशन बनाने से भी कर्मचारियों में काफ़ी नाराज़गी है और ये नहीं होना चाहिए। एकदम साफ साफ खुलकर हम बोल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाल करना पड़ेगा सबसे पहला। और सरकार किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट जाती है, क्योंकि अपने ही देश के सैनिक के विरोध में कह सकते हैं उनका अधिकार का हनन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच जाती है। ये सिर्फ अधिकार का मामला है और कुछ नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा हो और भी कोई डिमांड इस टाइप से इनका है, अर्धसैनिक बलों को बहुत सारा डिमांड है, तो उन डिमांड सिर्फ अधिकार का मुद्दा है और इन अधिकार के मुद्दों के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले जाना ये किसी भी देश के लिए शर्म की बात है और इसे सरकार को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए इस विषय पर। इसलिए लगातार हम वीडियो बनाते रहते हैं। अर्धसैनिक बल हमारे देश के कह सकते हैं कि जो सीना है चौड़ा कर देते हैं और वो हैं तब हम लोग हैं, ये बात में सच्चाई है। वो आज बॉर्डर पर दिन रात एक किए हुए हैं, उसी कारण हम लोग यहाँ पर दिन रात शांति से रह पाते हैं देश के अंदर। और देश में बहुत तरह की चीज़ें चलती है, इलेक्शन होता है, जहाँ तहाँ उपद्रवी लोग चाहे तो नक्सलवादी लोग लड़ाई करते हैं या कुछ इस टाइप से विवाद होता है, वहाँ पर भी निपटारा इन अर्धसैनिक बलों के द्वारा ही किया जाता है। तो आप देख लें, आप विधायक MP MLA का भी सुरक्षा के जिम्मेदारी इन CISF के जवान हो, CRPF के जवान हो, BSF के जवान हो, ये सारे अर्धसैनिक बल का मिलकर सबका अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है, वो लोग करते हैं।
तो विधायक, MP, MLA सबका सुरक्षा का जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों के ऊपर है। तो आप सोच सकते हैं कि देश के हर रग रग में, देश के हर खून में ये अर्धसैनिक बल मिले हुए हैं, फिर इनको पुरानी पेंशन क्यों नहीं दिया जाता? अपने परिवार को छोड़कर कितना दूर रहते हैं, अपने जवानी को 20-22 साल में गवा जाते हैं और फिर परिवार के साथ लौटकर अगर सुरक्षित जीवन, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, संबल रूप से अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, या फिर जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर बॉर्डर पर, उनका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? तो पुरानी पेंशन पहले मिलता था 2004 से पहले, उसमें जो जोश और जुनून था सैनिकों में, अभी के सैनिकों में जोश और जुनून में थोड़ा सा दिक्कत यही होता है कि उनको पता है कि हमारी फैमिली को तो पेंशन मिलेगी, लेकिन हमारे आने वाले जनरेशन को पेंशन नहीं मिलेगी। जबकि पहला ऐसा नहीं था। पुरानी पेंशन एक ऐसा सिस्टम सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लेता है, और कल्याणकारी राज अगर कोई होगा तो ये तय है कि उसे पुरानी पेंशन देगा वो। आप हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लें, लगातार सुखू सरकार लगातार बोल रहे हैं कि हम रहेंगे तो पुरानी पेंशन बहाल को कभी नहीं हटाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बुढ़ापे में कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति वो कार्य नहीं कर सकता या उस लायक नहीं रह जाता। तो वो जो जिंदगी भर जो काम किया अपने देश के लिए, उसके प्रतिफल के रूप में अगर सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? और इसी को लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश में OPS बहाल है। देखिए, सरकार कांग्रेस को हो या BJP का हो या किसी भी पार्टी को हो, उससे मतलब नहीं है। ये पुरानी पेंशन का मुद्दा एक ऐसा कॉमन मुद्दा है जो सबको ज़रूरत है। हम बता रहे हैं कि जो पब्लिक है, पब्लिक आजकल इस पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए। आपको पता है पूरे देश भर में 1 से 2% लोग ही जॉब करते हैं, और वो पब्लिक में से चूज करके टैलेंटेड लोग ही आते हैं इसमें। तो अगर 1% लोगों को अगर कोई देश पुरानी पेंशन नहीं दे पा रहा हो, तो आप सोचिए, जबकि वो देश चौथी नहीं तीसरी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने जा रहा हो, तो ये विरोधाभास दिखता है कि आप कहाँ महाशक्ति बनने जा रहे हैं। तो महाशक्ति किस काम की, जब अपने देश के कर्मचारियों को पेंशन ही नहीं दे पा रहे हैं। ये बात बहुत ही सोचने वाली बात है। अब विरोधाभास है, आप खुद सोच कर देख लीजिए। अभी लगातार सरकार बैक मार देती, पुरानी पेंशन देने के नाम पर सरकार बैक मार देती है, बोझ बताने लगती है, भविष्य की चीज़ें बताने लगती है। तो आप खुद सोचिए, जबकि बहुत ही ज़रूरी है कर्मचारियों का मनोबल, कर्मचारियों का जो हिम्मत है वो बढ़ जाता है। कर्मचारियों को सरकारी नौकरी के प्रति एक आकर्षण होता था पहले के ज़माने में, बुढ़ापे के लाठी का सहारा जिसको बोला जाता पुरानी पेंशन, और इसीलिए लोग इसमें आते थे। लेकिन वो चार्म, वो सामाजिक सुरक्षा, वो आर्थिक सुरक्षा ही ख़त्म कर दिया गया है, और NPS लाया गया जो कि बाज़ार बेस है, यानी बाज़ार पर आधारित है। बाज़ार अच्छा करेगी तो NPS अच्छा करेगा, बाज़ार ख़राब करेगी तो NPS का अमाउंट भी डूब जाएगा। डूबेगा नहीं, कुछ हद तक मिलेगा। यानी NPS में जो OPS का प्रोविज़न है वो नहीं है पूरा पूरा। NPS को कोई ख़त्म करने की बात नहीं बोला। मंजीत सिंह पटेल ने एक बार बात कही थी कि NPS ख़त्म ना करके NPS में थोड़ा बदलाव कर दिया जाए तो वो OPS बन जाएगा। अगर वो भी सरकार नहीं करती है तो सरकार एक ऑप्शन दे दे, रिटायरमेंट के समय में सरकारी कर्मचारी अपना जो पैसा जमा हो रहा उसका, जिस पर सरकार टैक्स भी लेती है, वो तो सरकारी कर्मचारियों का हक का पैसा है, और वो पैसा वो कंपेयर कर ले कि OPS में ज़्यादा रिटर्न आ रहा है कि NPS में ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। यही बात हम बता रहे हैं। रिटायरमेंट के समय में सरकार ऑप्शन दे दे, आपको तीनों का ऑप्शन रहना चाहिए, जिसमें UPS का भी ऑप्शन हो, NPS का भी ऑप्शन हो और OPS का भी ऑप्शन हो, और कंपेयर करे कर्मचारी कि हमारा जो पैसा हमारा कटा है, सरकार का योगदान की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप अपना योगदान, सरकार चाहे तो इसको दे सकती है, आसानी से दे सकती है। वो कंपेयर कर ले कि OPS में ज़्यादा बन रहा है, NPS में ज़्यादा बन रहा है या फिर UPS में ज़्यादा बन रहा है, उसी हिसाब से वो चूज कर ले। ये ऑप्शन सरकार को देना चाहिए। अभी डेथ एंड डिसेबिलिटी केस में OPS का ऑप्शन है,
जो लोग एनपीएस कर्मचारी हैं उनको सर्विस के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है या फिर सर्विस के दौरान वो विकलांग हो जाते हैं तो उस केस में ओपीएस चूज करने का ऑप्शन सरकार अभी दे रही है। तो यही डिमांड है कि यही डेथ एंड डिसेबिलिटी केस को अंतिम में रखा जाए और जो भी रिटायर हों उनको ये ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन दिया जाए। वो अपना कंपेयर कर ले कि यूपीएस में हमारा लमसम अमाउंट या जो भी अमाउंट है पेंशन कितना बनेगा, एनपीएस में क्या बनेगा और ओपीएस में क्या बनेगा, उस हिसाब से वो उसको अंतिम में ऑप्शन दिया जाए। इससे सरकार के ऊपर दबाव भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार का जो योगदान है 14% एनपीएस में भी दे रही है सरकार और कर्मचारी का योगदान है मात्र 10%। तो सरकार जो योगदान दे रही है सरकारी कर्मचारी को नहीं चाहिए। जो 10% सरकारी कर्मचारी का पैसा कट रहा है वो ब्याज सहित चाहिए। यही मामला अटका हुआ है। इससे ज़्यादा कर्मचारियों का और कुछ नहीं चाहिए। कोई भी कर्मचारी, मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, जो प्रेजेंट सरकार हो, उससे ज़्यादा कुछ मांग ही नहीं रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना 10% कंट्रीब्यूशन का बात बोल रहा है, वो सरकार दे दे। अगर वो मिल जाएगा तो कर्मचारी अपने आप ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। और यही मामला के कारण यूपीएस पूरा गड़बड़ाया हुआ है अभी भी। इसीलिए यूपीएस अभी बंद नहीं हुआ है। जो लोग नए कर्मचारी आ रहे हैं उनको यूपीएस का ऑप्शन दे रही है सरकार, अभी भी चूज करने के दे रही है। लेकिन नए कर्मचारी जिनकी लंबी नौकरी है वो अभी भी एनपीएस ही ले रहे हैं। और यही मांग है कि सरकार अंतिम समय में जब रिटायर होता है कर्मचारी, उस समय ऑप्शन दे दे, या फिर ओपीएस ले कर्मचारी, एनपीएस ले, यूपीएस ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी आपके विचार में जो भी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। देश भर के अर्धसैनिक बलों को ओपीएस मिले, और ये हम शुरू से ही बता रहे हैं। बाकी देश के कर्मचारी को भी मिले, लेकिन पहला हक अर्धसैनिक बलों का होना चाहिए, क्योंकि वो जो करते हैं बाकी देश भर के सरकारी कर्मचारी उतना लेवल तक हार्ड वर्क, उतना लेवल तक नहीं जाते हैं। इसीलिए सबसे पहला हक वो अर्धसैनिक बलों को मिलना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है? आप नए अगर चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि कर्मचारियों को विशेष चीज़ हम धीरे धीरे हर दिन कुछ न कुछ बताते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।